हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9th के अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का अध्याय वन जारी रखेंगे। पालनपुर की कहानी, ये अध्याय वन का पार्ट 4 रहेगा। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उसको देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने पालनपुर के परिचय के बारे में जाना था। पार्ट 2 में हमने उत्पादन के संगठन के बारे में जाना था और पार्ट 3 में हमने पालनपुर में भूमि का वितरण किस प्रकार से था उसके बारे में जाना था। साथ ही हमने भूमि मापने की जो भी इकाइयाँ थी उनके बारे में भी जाना था। ये पार्ट 4 रहेगा। इसमें हम जानेंगे कि कृषि में पैदावार को किस तरीक़ों से बढ़ाया जा सकता है। तो ये पार्ट 4 है, पालनपुर की कहानी, द स्टोरी ऑफ पालनपुर का अध्याय 1, जिसमें हम कृषि में पैदावार बढ़ाने के तरीक़ों के बारे में जानेंगे। पार्ट 4 वीडियो ये हमारा है। चलिए, तो पालनपुर में कृषि जो होती है, उस कृषि में उत्पादन को किन तरीक़ों से बढ़ाया जा सकता है। तो पालनपुर में जितनी भी भूमि है, उस सभी भूमि पर क्या होता है, कृषि कार्य किया जाता है और कोई भी भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। संपूर्ण भूमि पर खेती की जाती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पालनपुर में जितनी भी भूमि है वो सभी की सभी क्या कर ली गई है, कृषि भूमि में बदल ली गई है। अब कोई भी भूमि बाकी नहीं है जिसको कृषि भूमि में बदला जा सके। तो दो मुख्य फसलों के रूप में वहाँ पर खेती की जाती है। जैसे एक बरसात के मौसम में खेती की जाती है जो खरीफ की फसल होती है। तो इसमें जो लोग हैं ज्वार और बाजरा को उगाते हैं। इन फसलों को लोग क्या करते हैं, अपने पशुओं को चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच में वो आलू की फसल को उगा लेते हैं। साथ ही जब सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है तो वो अपने गेहूं में, खेतों में जो गेहूं बोते हैं, गेहूं का उत्पादन करते हैं। और गेहूं का उत्पादन जब होता है तो वो उस गेहूं का कुछ हिस्सा अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने घर रख लेते हैं और बाकी को क्या करते हैं, वो मंडियों में बेच देते हैं। जैसे पालनपुर के लोग रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। तो भूमि के एक हिस्से पर गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी कटाई जो है वर्ष में एक बार होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में क्या कर दिया जाता है, व्यापारियों को बेच दिया जाता है और शाहपुर के व्यापारी उसे खरीद लेते हैं और वो बाज़ारों में जाकर उसको बेच देते हैं। आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर ये गेहूँ, ये बाजरा और ये गन्ना और ये तीसरी फसल के रूप में कुछ लोग क्या कर लेते हैं, अब आलू का उत्पादन करते हैं। तो इस तरह से लोग फसल करते हैं। अब देखिए, पालनपुर में एक वर्ष में अलग अलग प्रकार की 3 फसलें पैदा की जाती हैं, क्योंकि पालनपुर में अब सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, बिजली जल्दी आ जाती है। और इसका प्रभाव यह है कि अब लोगों को जो सिंचाई की पद्धति थी वो पूरी तरह से बदल गई। क्योंकि पहले लोग ज़्यादातर थे वो वर्षा पर डिपेंड रहते थे, तो खेती पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर हुआ करती थी। लेकिन जब से पालनपुर में बिजली की व्यवस्था हुई है तो अब लोग बिजली की ट्यूबवेल्स चलाकर क्या कर लेते हैं, अपने खेतों को भर लेते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे। तो अब तक गाँव में जो लोग थे, किसान थे, वो क्या करते थे, अपने खेतों की सिंचाई के लिए कुआं से रहट द्वारा जल को निकालते थे और उससे अपने छोटे छोटे खेतों की सिंचाई करते थे, जिससे बहुत ही कम क्षेत्र की सिंचाई हो पाती थी और जो फसलें होती थीं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं होती थीं। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावी ढंग से और अधिक क्षेत्रफल की सिंचाई आसानी से की जा सकती है, तो लोगों ने ट्यूबवेल लगाना शुरू कर दिए। प्रारंभ में कुछ नलकूपों को सरकार की मदद से लगाया गया, लेकिन बहुत जल्दी किसानों ने अपने रुपए से अपने ट्यूबवेल लगाना प्रारंभ कर दिया। तो इसका परिणाम ये हुआ कि 1970 के दशक के मध्य तक जो भी 200 हेक्टेयर भूमि थी वो पूरी की सिंचाई अब क्या किया जाने लगा, ट्यूबवेल्स के माध्यम से, बिजली के द्वारा ट्यूबवेल्स को चलाकर किया जाने लगा। अब कोई भी पालनपुर में ज़मीन ऐसी नहीं थी जिसकी सिंचाई ना की जा सके। तो इस तरह से क्या करते थे लोग,
वहाँ पर खेती करते थे। तो पहला तरीका है कृषि उत्पादन बढ़ाने का कि हम एक ही वर्ष में 2 से ज़्यादा फसलें को पैदा करें, 1 या 2 से फसलें ज़्यादा पैदा करें, जैसे कि पालनपुर के लोग करते थे। यह भूमि के किसी एक टुकड़े की उपज की सर्वाधिक सर्वमान्य प्रणाली है। पालनपुर में अभी तक जो किसान थे कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते थे, लेकिन कुछ किसान पिछले 15 से 30 वर्षों में तीसरी फसल के रूप में गेहूं का उत्पादन करते हैं। यानी 2 फसलें तो करते थे, अब वो तीसरी फसल के रूप में गेहूं का उत्पादन करने लगे। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं बहु फसल प्रणाली, यानी कि एक से अधिक फसलों को करना। तो क्या होगा, पहले एक फसल करते थे तो पैदावार एक फसल जैसी होती थी। अब क्या होने लगा, मान लो पैदावार पहले जब लोग एक फसल करते थे तो 1 बीघा से 1 क्विंटल पैदा करते थे, अब वहीं 2 फसलें करने लगे। तो अब क्या होने लगा, 6-6 महीने में वो 2 फसलें उगा लेते थे, तो 6 क्विंटल अब की बार हो गया, 6 महीने में 6 क्विंटल अब की बार हो गया अगले महीने में। अब लोग तीसरी फसल के रूप में गेहूँ भी बोने लगे हैं। तो क्या होता है, वो तो फसल होती ही होती हैं और साथ ही साथ वो अब गेहूं को अतिरिक्त रूप में उपजा लेते हैं, पैदा कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, भूमि से उत्पादन बढ़ गया। तो ये पहला तरीका है किसी भी भूमि से उत्पादन बढ़ाने का। चलिए और देख लेते हैं। जैसे बात करें भारत के सभी गांव में जो सिंचाई की जैसी व्यवस्था पालनपुर में है वो सभी गांव में नहीं है। नदियां मैदानों के अतिरिक्त हमारे देशों में जो तटीय क्षेत्र हैं, समुद्री क्षेत्र हैं, वहाँ पर अच्छी व्यवस्था हो जाती है पानी की। देखिए ये ऐसे हमारा भारत है, तो ये तटीय क्षेत्रों में क्या है, पानी की अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें पानी की अच्छी व्यवस्था है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पानी की अच्छी व्यवस्था है। लेकिन इसके विपरीत हम बात करें पठारी क्षेत्र, जैसे दक्षिण का पठार, ये पूरा का पूरा पठार है, बीच वाला हिस्सा, इस वाले की बात करें तो यहाँ पर सिंचाई की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं। देश में आज भी कुल कृषि का 40% जो क्षेत्र है वो सिंचाई से कम है, यानी 40% क्षेत्र की भी सिंचाई अभी तक नहीं हो पाती है। शेष जो 60% भाग है वो अभी भी क्या है, मुख्यतः वर्षा पर ही निर्भर है। देखते हैं लोग कि वर्षा होगी तो उसके कारण हमारी फसलें भी पैदा होंगी। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम खेती में आधुनिक विधियों का उपयोग करें, कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग करें। तो इससे क्या होगा, भूमि के एक ही टुकड़े में उत्पादन की मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे देखें कि 1960 के दशक के मध्य तक जो खेती की जाती थी उसमें पारंपरिक बीजों का ही उपयोग किया जाता था। जैसे कोई गेहूं बो दिया तो गेहूं बोने के बाद जो फसल पैदा हुई उसी में से कुछ हिस्सा हम बीज के रूप में बचाकर रख लेते थे। तो उसी तरह से जो खेती की जाती थी तो उसमें से उत्पादन बहुत कम मात्रा में हो पाता था। और पारंपरिक तरीके से सिंचाई भी की जाती थी, और जो खाद बीज हुआ करता था वो भी क्या था, गोबर या दूसरी प्राकृतिक खादें जो होती थी उन्हीं को खेतों में लगाया जाता था, जिसके कारण उत्पादन बहुत ही कम हो पाता था। यह सब किसानों के पास तत्काल उपलब्ध होता था और इन्हें उनको खरीदने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, जिसके कारण जो उत्पादन होता था पहले 1960 से पहले तो वो बहुत ही कम होता था। लेकिन जब बाद में 1960 के दशक में कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति हुई जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के गुण सिखाए। हुआ ये कि अब परंपरागत बीजों की तुलना में जो HYV बीज जो होते हैं, जिन्हें हाई यील्ड वैरायटी बीज कहते थे, उनका प्रयोग किया जाने लगा। उनके प्रयोग से ये आशा थी कि अब उत्पादन अधिक मात्रा में होगा, और हुआ भी ऐसा ही। इन बीजों का प्रयोग करने से अब क्या होने लगा, ज़्यादा अनाज पैदा होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप ज़मीन के एक ही टुकड़े पर अब पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज पैदा होने लगा। आप यहाँ पर हाई शील्ड वैरायटी बीजों को देख सकते हैं।
केमिकल्स, रासायनिकों को देख सकते हैं लोग खेतों में लगा रहे हैं। तो जो भी अधिक उपज वाले जो बीज होते हैं उनके द्वारा जब खेती की जाती है तो उनमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा रासायनिक की आवश्यकता होती है और कीटनाशक भी बड़ी मात्रा में लगाने होते हैं, तब जाकर उत्पादन कहीं ज़्यादा हो पाता है। आप यहाँ पर कृषि की आधुनिक विधियों को देख भी सकते हैं। चलिए अब देखते हैं पालनपुर में जो कृषि है वो उसमें जो HIV बीजों का प्रयोग कहाँ कहाँ ज़्यादा किया गया था। तो भारत के पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि की आधुनिक पद्धतियों को सबसे पहले अपनाया गया था। इन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नलकूप और HY बीज तथा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया गया था। ऐसा इसीलिए किया गया था क्योंकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है और जो कृषि की आधुनिक पद्धतियां हैं या अधिक उपज देने वाले बीज हैं उनके लिए पानी की अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है। तो जो हरित क्रांति हुई थी तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में ही हुई थी। उनमें से कुछ जो थे वो ट्रैक्टर और फसल उगाने के लिए मशीनों का प्रयोग करते थे, जुताई और कटाई के लिए भी मशीनों का उपयोग करते थे, जिससे क्या होता है कि उत्पादन तेज गति से होता है और गेहूं की ज़्यादा पैदावार इस तरीके से उनको प्राप्त होने लगी थी। पालनपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं का जो उत्पादन पहले करते थे तो उनसे 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता था, जब वहीं हाई यील्ड वैरायटी बीजों का यानी कि अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग किए जाने लगा तो 1 हेक्टेयर में वो उत्पादन जो था वो 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। तो इस तरह से देखें कि HY जो बीजों का प्रयोग किया गया था उससे क्या हो गया, उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली। तो इस तरह से देखें जब हम अधिक उपज करने वाले बीजों का उपयोग करने लगे तो साल दर साल गेहूं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि देखी गई। पिछली स्लाइड में हमने देखा एक शब्द था हरित क्रांति, तो जान लेते हैं ये हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति 1960 के दशक में एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉन्ग। इनके द्वारा ये एक शुरू की गई थी क्रांति। इन्हें इस क्रांति का यानी कि हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है क्योंकि इन्होंने इसको शुरू किया था। 1970 के दशक में इन्होंने अधिक उपज देने वाले हाई यील्ड वैराइटीज बीजों का विकास किया था और इस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इस चित्र में उनको आप देख सकते हैं। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो वो व्यक्ति थे MS स्वामीनाथन। इनके द्वारा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल में बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य में विकासशील देशों में नए उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों के प्रयोग करने के कारण हुई थी। तो इनकी जो वृद्धि हुई थी तो किस कारण हुई थी, तो जो नए बीज आए थे HIV जो नए बीज आए थे उनके कारण ये वृद्धि हो पाई थी। इसकी प्रारंभिक सफलता मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप में देखी गई थी। सन 1967 से 68 तथा 1977 से 78 की अवधि में हुई हरित क्रांति को खाद्यान्न की कमी वाले देश की श्रेणी से निकालकर देश के अग्रणी कृषि देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। तो ये हरित क्रांति थी जिसके बारे में आपने अभी जाना। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल के आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि इसी तरह की क्लासेस आपको मिलती रहें। सो थैंक यू, धन्यवाद।